नमस्कार, मैं ध्रुव प्रहरी अभिलेख की तरफ से वापस आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ का एपिसोड नंबर 2 लेके हाजिर हुआ हूँ। आप सबका बहुत बहुत वेलकम एंड धन्यवाद इतना प्यारा रिस्पांस देने के लिए और हमसे इंटरेक्ट करने के लिए। साथ ही में एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ एडवोकेट डॉक्टर राजीव मेजर का, जिन्होंने पिछली बार हमें बहुत कुछ प्रियम्बल के बारे में बताया और उसी सिलसिले को आगे बढ़ते हुए आज की फिर हमारी जो ये वार्तालाप है उसको हम लेके जाएंगे एंड आई होप आप सब इसको पसंद करेंगे। सर, पिछली बार हम प्रियम्बल की बात कर रहे थे और मैं उसके बारे में सोच रहा था कि कितना मुश्किल रहा होगा इस संविधान को बनाना और कंसीव करना, क्योंकि जब इंडिया आज़ाद हुआ तो एज सच इंडिया नाम की कोई चीज़ नहीं थी, वो भावना थी। जहाँ पे कुछ सूबे थे जहाँ पे ये बहुत स्ट्रांगली माना जाता था कि हमारा एक देश होना चाहिए, पर बहुत सारी रियासतें भी थीं। तो वहाँ से अगर हम इसकी जर्नी शुरू करें कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इन रियासतों को कैसा जोड़ा, उनके लिए क्या रखा और इन क्या प्रावधान लिए, तो मैं जानना चाहूँगा और मेरे आई एम वेरी श्योर हमारे दर्शक भी इसके बारे में जानना चाहेंगे। गर्ग जी, ये भारत जब 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था तो इसका केवल 60% हिस्सा ही ब्रिटिश रूल के अंडर था जी, और 40% जियोग्राफिकली मैं बता रहा हूँ इसका हिस्सा 562 से 565 रियासतें थी जी, उनके अंडर था। और आज़ादी के बाद ये सब लोग जानते हैं कि फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है उस पर कई रियासतों ने हस्ताक्षर किए और बाद में ये एक भारत बना। और भारत जो है वास्तव में यदि हम इसका विश्लेषण करेंगे तो भारत वास्तव में एकात्म राज्य बना चाहे एक फेडरेशन बना जी, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यदि हम संविधान के भाग 1 के आर्टिकल 1 का विश्लेषण करें तो उसमें लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ है। जी, भारत अपने आप में एक संघ नहीं, भारत राज्यों का एक संघ है। जी, मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा कि अमेरिका भी एक संघ है और भारत भी एक संघ है। जी, इन दोनों में फ़र्क ये है कि यूएसए के अंदर 50 राज्य पहले बने, वो राज्य एकत्रित हुए, उन्होंने अपना एक संघ बनाया। जी, हमारे यहाँ पे प्रक्रिया कुछ और थी। हमारे यहाँ पे देश पहले आज़ाद हुआ, कुछ रियासतें साथ में मिली, यानी देश पहले बना, बाद में लैंग्वेज और कुछ दूसरे संस्कृतियों के आधार पर हमारे जी, तो भारत जो है राज्यों का संघ बना। भारत पूर्ण रूप से ना तो एकात्म राज्य है ना पूर्ण रूप से एक संघीय है। जी। ये समझना इसलिए ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, 1 मिनट के लिए मैं इंटरप्ट करूंगा। इस कंसेप्ट को आप थोड़ा सा और एलैबोरेट कर सकते हैं कि फेडरल सिस्टम या एकात्म या संघीय ढांचा एक्चुअली क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है? हाँ, देखिए गर्ग जी, जो एकात्म राज्य होता है उसकी एक सरकार होती है और वही सरकार जो है सुप्रीम होती है पूरे देश के लिए। जी, लेकिन एक संघीय ढांचे में राज्यों की अपनी सरकारें भी होती हैं जी, और उनको भी कुछ शक्तियां होती हैं और वो उन शक्तियों का प्रयोग करती हैं और वो शक्तियां उन्हें संसद से ही मिलती हैं, जो देश की संसद होती है। जी, लेकिन उनकी शक्तियां वो अपनी होती हैं। मैं जिस विषय पर बात करना चाह रहा हूँ कि ये पूर्ण रूप से एक संघीय ढांचा भी नहीं है और पूर्ण रूप से एक एकात्म राज्य भी नहीं है। जी, इसमें दोनों के गुण हैं। अगर आप इसके संघीय गुणों को देखें तो संघीय गुणों में सबसे पहले ये आता है कि इसमें दोहरी सरकारें हैं। जी, हमारे एक देश की अपनी सरकार है और सभी राज्यों की अपनी सरकारें हैं। जी, और दूसरा ये है कि संविधान के आर्टिकल 246 के अंदर 3 ऐसी सूचियां हैं जिनके आधार पर संघ और राज्यों की शक्तियों को बांटा गया है।
जी। एक सूची है जिस पर केवल संसद ही कानून बना सकती है, दूसरी सूची राज्य सूची जिस पर राज्य ही बना सकता है, और तीसरी एक है समवर्ती सूची जिसे हम कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, जिस पर संसद भी कानून बना सकती है और राज्य भी कानून बना सकता है। तो दोहरी सरकार, शक्तियों का बंटवारा, और तीसरे नंबर पे यहाँ पे किसी व्यक्ति या किसी संस्था की सर्वोच्चता नहीं है, यहाँ पे सर्वोच्चता है संविधान की। जी। तो ये जो तीन चीज़ें हैं ये सिद्ध करती हैं कि भारत वास्तव में एक संघ है। लेकिन दूसरी तरफ भारत का केंद्र इतना मजबूत है कि कोई भी राज्य कोई भी फैसला संसद के विरुद्ध नहीं ले सकता। ये इसकी एकात्मकता का एक गुण है। जी। दूसरी बात, हमारे यहाँ पे एकल नागरिकता है। हमारे भारत का नागरिक जो है किसी दूसरे देश का नागरिक नहीं बन सकता। जैसे अमेरिका में ये सिस्टम है। जी। अमेरिका में ये सिस्टम है कि अगर कोई अमेरिका का नागरिक किसी और देश की नागरिकता लेना चाहे तो वो ले सकता है, बशर्ते कि वो देश भी उस बात को स्वीकार करता हो। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम यदि भारत के नागरिक हैं तो फिर हम भारत के ही नागरिक हैं, हम किसी और दूसरे देश के नागरिक नहीं हो सकते। तो ये दूसरा गुण है जो इसकी एकात्मकता को, उसके स्वरूप को चिन्हित करता है। और तीसरा इसमें ये है कि हमारे यहाँ पे जो इमरजेंसी के प्रोविज़न्स हैं, इमरजेंसी के प्रोविज़न ये बताते हैं कि किसी भी समय विशेष परिस्थितियों में किसी भी राज्य में, चाहे उसके फाइनेंशियल घाटे के कारण, चाहे वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के कारण, यदि संसद चाहे, यदि राष्ट्रपति चाहे तो इमरजेंसी लगा सकता है। जी। तो तीन चीज़ें ऐसी हैं, मजबूत केंद्र और एकल नागरिकता और इमरजेंसी प्रोविज़न, जो इसकी एकात्मता को दर्शाते हैं। जी। और दूसरी तरफ तीन चीज़ें ऐसी हैं, दोहरी सरकार, संविधान की सर्वोच्चता और साथ ही साथ जो है शक्तियों का बंटवारा, ये कहती हैं कि भारत एक संघ है। तो कुल मिलाकर के भारत वास्तव में एक सहकारिता संघ है, सहकारी संघ है। ये क्वेसी फेडरेशन है, ना पूरी तरह से फेडरेशन है, ना पूरी तरह से ये एकात्म राज्य है। जी। 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 ये भारत का चरित्र है, भारत के राज्य का चरित्र है। जी। 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 तो इसमें डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहूँगा कि जब ये क्वासी चला गया या थोड़ा उनकी सुनो थोड़ा अपना करो, तो इसमें सेंटर और स्टेट रिलेशंस इसको भी डिफ़ाइन किया होगा। और बहुत बार हम जैसे न्यूज़ में सुनते हैं कि कई बार वो बोलते हैं, सरकारें बोलती हैं कि ये सेंटर हम पर ज़्यादती कर रहा है, ये सेंटर का रोल नहीं है, या सेंटर बोलता है कि ये स्टेट ठीक नहीं कर रहा और हम सुनते हैं कि सेंटर ने बर्खास्त कर दी। तो वो रिलेशन भी कहीं डिफ़ाइन होंगे कि किस तरह से ये हमारा संविधान बोलता है कि क्या रिलेशन होंगे सेंटर स्टेट के, और किसका कितना एरिया ऑफ कमांड होगा या कितना इंटरफेरेंस कर सकते हैं। बिल्कुल, ये हमारे संविधान के अध्याय 11 और 12 में टोटली डिफाइंड है जी कि तीन प्रकार के संबंध हैं हमारे राज्य के और हमारे राज्य की सरकारों के और संघ के। जी। एक है उसकी विधायी रिलेशनशिप, जिसे हम लेजिस्लेचर रिलेशनशिप बोलते हैं। दूसरा है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप। तीसरी है उसकी फाइनेंशियल रिलेशनशिप। और इसी के साथ जुड़ जाती है आपातकालीन शक्तियां, जब वो राज्य में इंटरवीन करता है संघ प्रेसिडेंट के माध्यम से। जो विधान परिषद है अपने बनाई हुई विधि का विस्तार करेगी और जो संसद है वो अपनी बनाई हुई विधि का विस्तार करेगी। लेकिन इसमें एक चीज़ क्लियर है कि ऐसा नहीं है कि जो संसद जो विस्तार करेगी उसका जो विस्तार है वो राज्य के क्षेत्र में हस्तक्षेप भी कर सकता है। हालांकि ये एक बड़ा पेचीदा सा प्रश्न है कि विधान परिषद कानून बनाएगी अपनी स्टेट के लिए, जी। संसद कानून बनाएगा पूरे देश के लिए। तो क्योंकि राज्य जो है वो हिस्सा है, पूरे देश का एक हिस्सा है, तो संसद का कानून जो है वो राज्य पर भी लागू होगा। चाहे यदि राज्य का कानून किसी तरह से संसद के कानून के थोड़ा विरुद्ध हो तो वो क्लेम नहीं कर सकते कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे। विस्तार अपना अपना करेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ संसद जो है ओवर रूल करना चाहे वो
कर सकता है, इस सेक्शन 245 में साफ लिखा है जी। तो एक तो ये है 245 के अंदर इनका विधायी रिलेशनशिप, यहाँ से शुरुआत होती है। सेक्शन 246 हिंदुस्तान के संविधान में बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है बिल्कुल क्लियर कट कि कौन सी विधायी शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी, कौन सी विधायी शक्तियाँ जो हैं वो राज्य के पास होंगी, और कहाँ पे दोनों जो है इकट्ठे मिलकर काम करेंगे। एक हमारी लिस्ट है यूनियन लिस्ट हम जिसे कहते हैं, जिसमें हमारा फॉरेन, डिफेंस, फाइनेंस एंड करेंसी आती है, हमारा टैक्सेशन आता है, हमारा कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन आता है। ये कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पे केवल संसद के नियम ही लागू होंगे, यहाँ पे राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। यहाँ पर केवल और केवल मात्र संघ को ही अधिकार है कि वो इन पर नियम बनाए। दूसरी है हमारी स्टेट की लिस्ट। अब स्टेट की लिस्ट में आ जाता है आपका एक लैंड एंड एग्रीकल्चर आ जाता है, स्टेट का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, और लॉ एंड ऑर्डर आ जाता है। इन चीज़ों को जो कानून बनाएगी वो एक स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, विधान परिषद बनाएगी। और एक है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट, जिसको हम समवर्ती सूची भी कहते हैं, जिसमें दोनों आते हैं जी। उसमें एक तो सोशल वेलफेयर आ जाता है, आपका इन्वायरमेंट का इशू उसमें शामिल हो जाता है, और छोटे मोटे इशू जोड़ करके जो दोनों को प्रभावित करते हैं वो समवर्ती सूची बनती है जी। लेकिन इन तीनों में एक तरफ संसद कानून बनाएगा, एक तरफ राज्य कानून बनाएगा, और समवर्ती सूची में दोनों कानून बनाएंगे। यदि समवर्ती सूची में दोनों के कानूनों में कोई टकराव होता है तो जो संसद के बनाए हुए रूल है वो स्टेट के रूल्स को रूल करेंगे, बाकी स्टेट के रूल नहीं माने जाएंगे। पर डॉक्टर साहब इसमें जैसे हम सुनते आए हैं और जैसे हम देखते भी हैं कि बड़े सारे स्टेट्स पे सेंटर के रूल्स नहीं चलते, जो जिनको बोलो स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है ना, विद इन एक तो संघीय पूरे नेशनल लेवल पे भी, जैसे J&K था, इट हैड अ स्पेशल स्टेटस, या अभी भी कुछ ट्राइबल एरियाज़ हैं जिनको थोड़ा स्पेशल ट्रीट किया जाता है सेंटर से। असम एक उनमें से है जिसको फाइनेंशियल एड्स मिलती हैं, हिमाचल भी था एक, और विद इन स्टेट ऑल्सो बहुत से एरियाज़ को वो अलग से डिफाइन करते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है क्या इसको? कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ जब ट्राइबल का इशू आता है ना, ट्राइबल की अपनी एक संस्कृति होती है, ट्राइबल का अपना एक इतिहास होता है, ट्राइबल एक खास जियोग्राफी में रहते हैं जी। तो ये कानून जब संविधान बना था उस वक्त ये, बाद में हम डिस्कस करेंगे उस जब वो आर्टिकल आएगा, उस वक्त ये नियम बनाया गया था कि इनकी क्योंकि अपनी संस्कृति है, इनकी अपनी वैल्यूज़ हैं, इनका अपना कल्चर है, उसमें कोई कानूनी इंटरवेंशन ना हो जी, ताकि ये लोग अपनी संस्कृति के आधार पर, अपने कल्चर के आधार पर, अपनी परंपराओं के आधार पर अपने आप को डेवलप करें और मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाएं। जी। तो वहाँ पे जो है संसद कानून नहीं बनाता, ये स्पेशल स्टेटस कुछ जगह को खास करके कुछ स्टेट्स को J&K में था, एक आर्टिकल 1970 तक ये था, उसमें शामिल था ये। तो वो सिर्फ होता है वहाँ की जो कल्चरल परंपराएं हैं, वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ की जो भाषा है, वहाँ के जो रीति रिवाज हैं, और वहाँ का जो एक वातावरण है उसको बनाए रखने के लिए, ताकि वो लोग उसी वातावरण में अपने आप को डेवलप करें और मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाएं। वो उस भाव से जो है उनको स्पेशल स्टेटस दिया गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस होती है, मान लो जैसे डिफेंस का इशू है, या मान लो कोई सोशल सिक्योरिटी का इशू है, कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस होती है, ऐसी स्थिति में संसद वहाँ भी इंटरवीन कर सकता है। तो स्पेशल स्टेटस केवल उनकी परंपराओं को जिंदा रखने के लिए है। अगर वो देश के विरुद्ध या देश की ज्योग्राफी के विरुद्ध, देश के डिफेंस के विरुद्ध, सिक्योरिटी के विरुद्ध जाते हैं, देन संसद इंटरवीन कर सकता है उस परिस्थिति में। सो अगर हम इसको ब्रीफली देखें तो सेंटर स्टेट के रिलेशनशिप्स में एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप हो गया जो विधेयकों के थ्रू चलेगा कि एक नेशनल पॉलिसी है जो स्टेट को माननी ही पड़ेगी, और स्टेट के पास लिबर्टी है कि वो थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंज करे, बट जहाँ इन दोनों का क्लैश होगा तो सेंट्रल पॉलिसी जो है वो ओवर रूल करे। एक बल्कि और भी सेक्शन 248 में जी
मान लो कोई ऐसा विषय है जो किसी भी लिस्ट में शामिल नहीं है, ना तो वो स्टेट लिस्ट में है, ना कंकरेंट लिस्ट में है, ना वो यूनियन की लिस्ट में है, ऐसे विषय पर भी संसद को पूरा अधिकार है कानून बनाने का। यदि वो विषय सामने आता है तो उस पर संसद ही कानून बनाएगा, उसमें राज्य को हस्तक्षेप नहीं करेगा जी। और दूसरी बात जो लास्ट में फिर बोल रहा हूँ कि जहाँ असंगति होगी, इनकंसिस्टेंसी होगी, जहाँ पे मिलान नहीं होगा राज्य के कानून का और संसद के कानून का, वहाँ पे संसद के कानून ही लागू माने जाएंगे, राज्य के कानून अपने आप में ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएंगे। तो ये पूरा एक विधायिका का रिलेशनशिप है राज्य में और संघ में। तो मैं जो शुरू में बात कर रहा था कि वास्तव में ये एक संघ तो है, लेकिन ये पूर्ण रूप से संघीय ढांचा नहीं है। अभी आपने विधायिका की शक्तियों में देखा, रिलेशनशिप में देखा कि सुपरमेसी किसकी है, संसद की है। तो कुछ हद तक लिबर्टी स्टेट्स को है, लेकिन सुपरमेसी हमेशा संसद की रहती है। ये वो विधायी रिलेशनशिप है हमारे संविधान में, सेक्शन 245 से लेकर सेक्शन 255 तक। तो ये तो डॉक्टर साहब हो गई जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है। इसके अलावा फाइनेंशियल रिलेशंस होंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं था, ये था आपका लेजिस्लेटिव रिलेशन, एंड देन फिर होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, फिर होंगे हमारे फाइनेंशियल रिलेशंस। क्योंकि अगर स्टेट को संसद की ही बात माननी है तो कई बार ऐसा भी शायद विजन रखा होगा और शायद वही कारण होगा कि कुछ जो स्टेट्स हैं उनको स्पेशल स्टेटस दिया गया था कि उन पॉलिसीज़ को रेगुलेट करने के लिए शायद स्टेट के पास रिसोर्सेज नहीं होंगे। तो क्या हम उस पर चर्चा कर सकते हैं या पहले एडमिनिस्ट्रेशन पे करें? मैं समझता हूँ पहले एडमिनिस्ट्रेशन पे चलते हैं, क्योंकि संसद जो हमारा संविधान है उसमें विधायी रिलेशनशिप के बाद प्रशासनिक रिलेशनशिप की बात की, प्रशासनिक रिलेशनशिप कैसा होगा इसकी बात की गई है। और ये मेंशन है हमारे आर्टिकल 356 से लेकर 263 तक जी, ये मेंशन्ड है। और इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि कई ऐसे विषय होंगे जिन विषयों पर संसद को ही अधिकार है फैसले लेने का, लेकिन कुछ हद तक जो है कुछ फैसले राज्य भी ले सकता है। यानी जो संसद है, बात फिर वही आती है कि वही जो हमारी लिस्ट है, जो यूनियन लिस्ट और जो हमारी कंकरेंट लिस्ट और जो हमारी स्टेट लिस्ट, इसी आधार पर ही हम उसके प्रशासनिक ढांचे का भी विश्लेषण कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं, जैसे स्टेट के अपने कुछ यदि मुद्दे हैं, यदि गवर्नर चाहे, वैसे तो स्टेट के मुद्दों पर स्टेट ही फैसला लेगा, लेकिन गवर्नर यदि चाहे तो वो कुछ कार्य क्षेत्र जो राज्य का है उसमें और कुछ विषयों पर लिखित रूप से लिख सकता है राष्ट्रपति को कि संसद के कानूनों के आधार पर इसमें इंटरवीन किया जाए। खास करके मान लो किसी राज्य में कोई डिस्टर्बेंस है, वहाँ पे आपने आर्म्ड फोर्सेस को डिप्लॉय करना है, तो आर्म्ड फोर्सेस को डिप्लॉय करने का अधिकार जो है वो किसको है, हमारे राष्ट्रपति को। वो पूछेगी जरूर राज्यों से जी कि किसकी किसकी कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, लेकिन वाटर है कितना और किस राज्य की कितनी ज़रूरत है, इस पर फैसला लेगी हमेशा संसद जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं पे यदि इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कई राज्यों के आपस में कुछ विषयों पर, व्यवसायी विषय हो चाहे ज्योग्राफिकल विषय, उन पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में संसद को अधिकार है कि वो एक अंतर्राज्यीय परिषद बनाए, अंतर्राज्यीय परिषद बना करके उसको अधिकृत करे कि वो इन फैसलों का निपटारा करे। तो इस तरीके से ये एक उन्हें प्रशासनिक शक्तियां जो हैं, जो प्रशासनिक जो ढांचा है, ये उनका संबंध है आपस में। यहाँ पर भी आप देखेंगे सुपरमेसी फिर किसकी आती है, संसद की आती है। तो कुल मिलाकर के जहाँ पर विधायी और प्रशासनिक आपसी संबंधों का सवाल है, राज्य के पास कुछ अधिकार जरूर हैं, लेकिन राज्य जो भी कानून बनाएगा, जो भी अपने संबंध बनाएगा, वो तय करेगा हमारा संसद अपनी ज्योग्राफी के लिए
और कुछ जो लिस्ट हमें दी हैं अपने उन कामों के लिए हम कानून बना सकते हैं, लेकिन यदि संसद उसमें इंटरवीन करना चाहे तो वो किसी भी समय कर सकता है। ये हमारे पास जो हमारा ढांचा है, इसमें प्रशासनिक और विधायिक शक्तियों का हमारे देश के पास ये है। क्योंकि आप एडवोकेट भी हैं तो आप शायद मेरा सवाल समझ पाएंगे। ये थोड़ा हट के है जो हम डिस्कस कर रहे हैं उससे। सवाल ये उठता है कि इसमें तो एक्सप्लॉयटेशन या पॉलिटिकल वेंडेटा भी फिर यूज़ कर सकते हैं अगर सेंटर में कोई और है और स्टेट कोई और है, क्योंकि अगर इतनी पावर संसद के पास है तो वो तो कहीं पे भी इंटरफेयर कर सकती है ऑन एनी प्रीटेक्स्ट। फॉर एग्जांपल अभी ये तर्क के लिए और ज्ञान के लिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपने पानी के बंटवारे की बात की। अब हिमाचल जैसा स्टेट जो मेजर नदियाँ जहाँ से उद्गम है, जहाँ से जाता है, उसको आप 3% का पानी दे रहे हो, है ना, और बाकी स्टेट्स को ज़्यादा शेयर जा रहा है, राजस्थान को, हरियाणा को, पंजाब को। और पंजाब का भी विषय यही है कि हमारी 5 नदियाँ, हमको पानी कम मिल रहा है, हरियाणा को ज़्यादा मिल रहा है। तो क्या ये कहीं ना कहीं नंबर ऑफ एमपीज, सांसदों का विषय नहीं बन जाता कि वो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्शंस भी हो सकते हैं? तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने इसका कोई क्या बोलते हैं उसको, इसका कोई आंसर नहीं रखा कि कल को ऐसा हो कि एक स्टेट जिसके पास 4 एमपीज हैं उसको तो रब कर देगा दूसरा स्टेट जिसके पास 20 एमपीज हैं? तो ये संसाधनों पे कंट्रोल करने के लिए या ऐसा ना हो, क्या कोई किसी तरह के रूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? देखिए, रूल्स तो गर्ग जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी हैं। प्रॉब्लम वही आती है जो संविधान बनाते समय डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था कि संविधान तो हमारे पास बन गया, लेकिन इसको लागू कैसे करेंगे और किस परिस्थिति में करेंगे और कौन लोग करेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जी। इसी प्रकार अब आपने अंतर्राज्यीय परिषद की बात की, वो ठीक है कि अंतर्राज्यीय परिषद में कुछ राज्य के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, कुछ संसद के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, लेकिन ये सब लोग बायस्ड हो सकते हैं जी। ऐसी परिस्थिति नज़र आती है कि एक चांस है कि जिसके पास ज़्यादा नंबर होगा एमपी का या एमएलए का, या जो पॉलिटिकली स्ट्रांग स्टेट्स हैं, वो यहाँ पे अपनी दखलंदाजी ज़्यादा कर सकती है। या दूसरी तरफ से मान लो किसी पार्टी की सरकार सेंटर में है और 2 स्टेट्स का आपसी झगड़ा है, एक में सरकार उसी पार्टी की जिसकी सरकार सेंटर में है और दूसरे में सरकार दूसरी किसी और पार्टी की है। ये सारी चीज़ों की संभावनाएं हैं जी। लेकिन फिर भी यदि हम एक सिस्टम की बात करते हैं तो कम से कम हमारे पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम को अगर सही ढंग से लागू किया जाए तो आदर्श सिस्टम ये बन सकता है। लेकिन वो बात वही डिपेंड करती है, बार बार संसद में जो कहते हैं कई बार, आत्मा की आवाज़ सुनो। अब आत्मा तक कौन पहुंचा, और ख़ास करके राजनीतिक व्यक्ति की आत्मा तक, या राजनीतिक व्यक्ति आत्मा तक कैसे पहुंचेगा, इसका भी कोई सिस्टम हमारे पास है। मेरा सवाल ये इसलिए था, हालांकि ऑफ द लाइन है डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारी एक पार्टी ने बहुत कैंपेन्स और ऑलमोस्ट हर कैंपेन में दे टॉक ऑफ कि डबल इंजन की सरकार, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक आत्मा को ही एक्चुअली गलत है। वो कहीं ना कहीं हटा रहे हैं कि जी डबल इंजन की सरकार होगी तो हम ज़्यादा बेहतर करेंगे। तो ये जो आप सेंटर स्टेट रिलेशन डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहीं ना कहीं उस पर चोट पहुंचाने वाली बात भी है, और लोगों में, लोकतांत्रिक देश में एक गलत मैसेज देने वाली बात भी है। हम लोग फिर राष्ट्रीय हित में नहीं सोचते जी, हम लोग सोचते हैं फिर अपने अपने स्वार्थ के लिए जी। अगर डबल इंजन की सरकार बोल करके एक राजनीतिक पार्टी ये कहती है कि स्टेट तभी डेवलप होंगी अगर उस स्टेट में भी वही सरकार होगी जो सेंटर में है, उसी पार्टी की सरकार होगी, तो ये अपने आप में मैं समझता हूँ एक गलत संदेश है एक लोकतांत्रिक देश के लिए। फिर हमारा जो सिस्टम, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचा है, उस पर उंगली उठती है। उनका कहने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि स्टेट में कौन है और सेंटर में कौन है। ये सारी चीज़ें संभावनाएं हैं, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि कम से कम संविधान निर्माताओं ने और कुछ बुद्धिजीवियों ने
ऐसा ढांचा हमें दिया है, जिस ढांचे को अगर सही ढंग से हम लागू करें, नियमों का हम पालन करें, तो हम इन चीज़ों से बच करके एक देश, एक राज्य की उन्नति कर सकते हैं।